अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड यस, पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त तो कैंप जो कि स्किल डेवलपमेंट कैंप लगा हुआ है उस पे ही ज़ोर शोर है। इंडोर आउटडोर प्रैक्टिसेस हो रही हैं और लड़कों की स्किल डेवलपमेंट। बट जब स्किल डेवलपमेंट की बात आती है तो सवाल जहन में ये आता है कि कुछ लड़के ऐसे हैं जो कि बहुत सालों से, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ लड़के ऐसे हैं जो बहुत सालों से पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन से स्किल्स ऐसे बाकी रह गए थे जो डेवलप नहीं हुए थे मगर पाकिस्तान टीम में आ गए थे? खैर इंतज़ार हम करेंगे कि क्या और अपडेट्स आती हैं इस डेवलपमेंट कैंप के हवाले से और उस हवाले से भी बात होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और जिस अंदाज में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अलहदगी हुई, जैसन गिलेस्पी, उनके साथ गैरी क्रस्टन और उससे पहले मिकी आर्थर की, तो इस वक्त जब पाकिस्तान में एक स्किल डेवलपमेंट का कैंप जारी है जिसमें पाकिस्तान के इस वक्त जो पहला मरहला है उसमें मेरा ख्याल माँ सिवाय एक खिलाड़ी के बाकी तमाम खिलाड़ी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। तो ये एलीट प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान टीम के हेड कोच माइक हैसन पाकिस्तान के इस स्किल डेवलपमेंट कैंप का हिस्सा क्यों नहीं है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बताने वाले अफराद अभी तक ये बताने से कासिर हैं कि वो दूसरे मरहले में होंगे या नहीं होंगे, वो तीसरे मरहले में होंगे या नहीं होंगे। लेकिन ये ज़रूर बताया जाता है कि जो काम मिकी आर्थर ऑनलाइन करते थे, माइक हैसन इस वक्त वो ज़रूर कर रहे हैं। जो काम, जो एतराज़ गैरी पर और जैसन पर क्या था कि वो पाकिस्तान में नहीं होते, वो काम भी माइक हैसन कर रहे हैं। लेकिन वो आंखों का तारा है। ऐसा क्यों है, इसी पर हम बात करेंगे और इससे क्या फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान की क्रिकेट को। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं क्रिकेट तज्ज़ियाकार मोहम्मद मोहसिन साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब अब्दुल माजिद भट्टी साहब। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। ये आंख का तारा है माइक हैसन, उनको इजाज़त है कि वो इस स्किल डेवलपमेंट कैंप में पाकिस्तान टीम के साथ नहीं होंगे, लेकिन जैसन और गैरी पर एतराज़ था, मिकी आर्थर पर भी एतराज़ था। जी वालेकुम अस्सलाम हाफिज़ साहब और सवेरा आपको भी सलाम। देखें, मसला आंख के तारे का नहीं है, मसला शायद उस नेशनलिटी का है या पाकिस्तान के पासपोर्ट ना होने का है। क्योंकि जो प्रोटोकॉल और प्रिविलेजेस हम फॉरेनर्स को देते हैं वो शायद पाकिस्तानी कोचेस के लिए नहीं है। लेकिन देखें, पहली बात है कि हम तो इस वक्त आपसे 1200-1300 किलोमीटर दूर कराची में, यहाँ भी सूरज जो है वो सवा नेज़े पर है, तकरीबन 40+ टेम्परेचर है, बहुत सख्त गर्मी है। लाहौर तो बिल्कुल आग बरस रही है। तो इतनी सख्त गर्मी में इन ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स को उनके साथ कैंप लगाकर, या तो ये कैंप आप एबटाबाद में लगाते या माइक हैसन होते, वो देखते कि भाई मोहम्मद रिजवान कहाँ गलतियां कर रहे थे, बाबर आजम किस वजह से पाकिस्तान की T20 टीम से बाहर हुए हैं, या पाकिस्तान के वो प्लेयर्स जो पिछले दिनों रेगुलर खेलते रहे अचानक मंजर से गायब हो गए। तो उनकी खामियों और उनकी जो गलतियां थी उनको ठीक कराने की कोशिश करते। लेकिन जब बॉस ही मौजूद नहीं है, और फिर जो मैंने कल की जो एक तस्वीर देखी, अब पता नहीं ये कल की है या कुछ पुरानी है, तो मैंने कोच की हैसियत से वहाब रियाज को भी किट में देखा ग्राउंड में, अगर मैं गलत नहीं। बिल्कुल। तो मतलब वहाब रियाज भी क्या अचानक कोचिंग के उस दायरे में आ गए हैं? तो मतलब पाकिस्तान क्रिकेट में वो चीजें हो जाती हैं जो दुनिया में कहीं नहीं होती। लेकिन बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे मिकी आर्थर, उन पर मैंने सबसे पहले ये, बल्कि मैंने क्रिकेट में ये इस्तेलाह यूज की थी जिसमें नजम सेठी साहब बहुत नाराज हुए थे। उन्होंने कहा कि यार इन्होंने ये वर्क फ्रॉम होम कहकर मिकी आर्थर के खिलाफ एक बयानिया बना दिया, तो ऐसे लोगों को आप पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम से दूर रखें। ये मैं आपको आज कोट एंड कोट बता रहा हूँ। लेकिन जब ये मिकी आर्थर की हम बात कर रहे हैं तो वर्क, जिन्होंने कहा वर्क फ्रॉम होम, उनको दूर रखें। जी 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 अच्छा। जी जी उन्होंने उस वक्त मीडिया डिपार्टमेंट से कहा था कि भाई हम तो समझते थे हमारे दोस्त हैं, ये कैसे दोस्त हैं, ये गलत बयानिए को प्रमोट कर रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब चूंकि बहुत सारे लोग उस सिस्टम में नहीं है, शायद हमें भी कहने में आसानी है, उस वक्त कहना इतना आसान नहीं था क्योंकि हमें भी मुश्किलात पैदा हमारे लिए भी हो सकती थी। लेकिन ये कहा क्या चेयरमैन पीसीबी उस वक्त के नजम सेठी साहब की तरफ से। ठीक है।
मोहसिन साहब, जिस तरह ये बात हो रही है जी, स्किल डेवलपमेंट कैंप, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मौसम को नहीं देखा, ठीक है, मगर ये जो नाम सामने आए हैं और अभी जो फर्स्ट हाफ ऑफ द प्लेयर्स जो कि अभी इस वक्त इसका हिस्सा हैं, वो तो सब मतलब एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। बगैर स्किल्स के पाकिस्तान टीम में कैसे आ जाता है खिलाड़ी? ये देखें ना, ये एक कंटिन्यूटी ऑफ कन्फ्यूजन है, जिस तरह वो पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे सिस्टम में हर वक्त एक कन्फ्यूजन चल रही होती है। ये भी एक कन्फ्यूज सा डिसीजन है कि किसने आना है और क्यों आना है और उसको क्या स्किल दिखानी है। अच्छा, वहाँ कौन दिखाएगा? अगर वो कोच वहाँ नहीं है तो फिर वो उनको कौन समझाएगा? आगे टीम को कोच ने लेके चलना है और वो वहाँ मौजूद नहीं है, तो वो कैसे देखेगा कि ये तो कोच को पता है ना कि मैंने किस प्लेयर को आगे लेके चलना है, अगले 2 साल खिलाना है, किस किस टूर्नामेंट में, किस मैचेस में, किस टीम के ख़िलाफ़ कौन खेलेगा। मेरे पास स्पिन नहीं है, मेरे पास फास्ट नहीं है, तो जो डेवलपमेंट है वो तो उसके ज़हन में है। और अगर वही वहाँ मौजूद नहीं है तो कैसे उसको गाइड करेगा और कैसे वो डेवलप होगा, और वो कौन बंदा वहाँ सिखा रहा है उसको, और किसके पास ये प्लान है। तो अगेन प्लान किसी के पास है, एग्जीक्यूशन किसी के पास है। जिस तरह पहले की कन्फ्यूजन है उसी तरह ये कन्फ्यूजन है। अब वो जो प्लेयर्स जो ऑलरेडी डेवलप हैं, वो इंटरनेशनल प्लेयर अपने कोई बहुत सारे लोग तो इंटरनेशनल खेल चुके हैं, बहुत सारे आपके PSL में खेल चुके हैं, तो अब उनकी कौन सी ऐसी स्किल है जो पहले नज़र नहीं आई थी, अब हम उसको डेवलप करने जा रहे हैं। या तो इसको वो क्लियर करें कि इसका पर्पज़ क्या है। ये जो ग्रुप ऑफ वो 3 ग्रुप्स में सुनने में आ रहा है कि उन 3 ग्रुप्स में उनको लेके आएंगे, तो इनको किस कैटेगरी में आपने किस तरह कैटेगराइज किया है, किस तरह आप करेंगे? मैंने तो ताकि हमारे सवाल ना उठे उनके। कैटेगराइजेशन बहुत कोशिश कर रही थी कि किसी तरह पता चल जाए, बिकॉज नाम जो अभी आपके सामने आते हैं 16 और 21 जून, 16 से लेकर 21 जून तक का जो कैंप है, उसमें जो 15 लड़के हिस्सा बनेंगे वो हैं आमिर जमाल, अबरार अहमद, अहमद दानियाल, बाबर आजम, हसन नवाज, मास सदाकत, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान मिर्जा एंड सूफियान मुकीम। मैं कैटेगराइजेशन नहीं कर पा रही कि वो निकालते हैं ना हम कि सिमिलैरिटी क्या है। मतलब इसमें आज सदाकत पाकिस्तान नहीं खेले हैं, सलमान मिर्जा और अहमद दानियाल पाकिस्तान नहीं खेले हैं, बाकी सारे वो हैं जो पाकिस्तान खेल चुके हैं, और ये सारे पाकिस्तान खेल चुके हैं और ये सारे बिग बैश के लिए भी अवेलेबल है। तो ये उन्होंने अपनी सर्विसेज वहाँ पे भी दी हुई हैं, तो अभी मतलब इनकी स्किल्स अभी रहती हैं। तो वो जब तक हम ये नहीं डिफाइन करेंगे कि हम करना क्या चाह रहे हैं और उसका रोड मैप क्या है, और वो रोड मैप किसके ज़िम्मे है, मतलब अगर वो कोच के ज़िम्मे है तो कोच वहाँ क्यों नहीं है, ठीक, और डेवलपमेंट हो रही है तो वो किन पैरामीटर्स पे हो रही है, उसका कोई तो हमें उसकी बुनियाद क्या है और उसका मायार और पैमाना क्या है। अच्छा भट्टी साहब, जैसे अभी कोच क्यों नहीं है, ये जैसे मोहसिन साहब ने जिक्र किया है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों ये बताने से कासिर है कि माइक हैसन होंगे या नहीं होंगे? माइक हैसन का मुआहदा क्या है? जब शुरू में ये यहाँ पर ढोल बजाए गए और बहुत खुशी का इजहार किया जी माइक हैसन आ गए हैं पाकिस्तान में, वो बहुत ज़्यादा दिनों के लिए पाकिस्तान के पास दस्तयाब होंगे, लेकिन उसकी तफसीलात बताने से गुरेजा क्यों है? देखें हाफिज इमरान साहब, जो मेरी इत्तलात हैं कि जो आखिरी थर्सडे था ईद से पहले, ईद सैटरडे को थी, ईद से 2 दिन पहले लाहौर में जो मीटिंग हुई थी उसमें तो वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश की जो T20 सीरीज है उसके लिए पाकिस्तान का वनडे स्क्वाड फाइनल हो गया, जिसमें ना बाबर आजम है, ना मोहम्मद रिजवान है, ना शाहीन शाह अफरीदी है। उसी मीटिंग में बताया गया कि आमिर जमाल अनफिट है, उसी मीटिंग में कहा गया कि नसीम शाह भी मुकम्मल फिट नहीं है। जहां तक माइक हैसन की बात है, उसी मीटिंग में ये भी बात सुनी गई कि माइक हैसन न्यूजीलैंड जा रहे हैं, वो 7 जुलाई को वापस आएंगे और 10 जुलाई से बांग्लादेश जो पाकिस्तान की T20 टीम में जाना है उसका तरबियती कैंप कराची में शुरू होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो स्किल्स कैंप है, ये स्किल्स कुछ और लोग चेक करेंगे। माइक हैसन उस तैयार प्रोडक्ट को जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम में मजीद मौके देंगे या उनको बाहर करेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि बाबर आजम पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के साबिक कप्तान, आज ही मैं पढ़ रहा था कि बाबर आजम का गालिबन बिग बैश में
तकरीबन 11 या 12 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हो गया जी और 19 तारीख को ये अनाउंसमेंट है। मोहम्मद रिजवान शायद ब्रिस्बेन से खेल रहे हैं और मेलबर्न की टीम से खेले शाहीन शाह अफरीदी। तो 2-2 महीने की तो इनको बिग बैश के लिए भी एनओसी मिल गई। तो इसका मतलब है कि फौरी तौर पर अब पाकिस्तान की T20 टीम में नहीं है। में 2 मैचों की साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज है। वनडे सीरीज तो फिलहाल हमें नजर नहीं आ रही। फिर शायद मार्च में जाके या अप्रैल में पाकिस्तान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज है। तो मेरा ख्याल में अब ये स्किल्स कैंप में लड़कों को कह रहे हैं कि आप आए, प्रैक्टिस करें, जिम करें। भाई एज ए प्रोफेशनल तो उनको ये काम खुद ब खुद करना है। ये तो पीसीबी झंडे के तौर पर तो किसी को प्रैक्टिस नहीं करवा सकता। मेरे ख्याल में आप भी लाहौर में रहते हैं, हाफिज साहब, सवेरा भी अब लाहौर शिफ्ट हो, तो ये लड़के तो दिन में जो उनके पास नेशनल क्रिकेट एकेडमी में आके प्रैक्टिस करते हैं, तो वही प्रैक्टिस अब की जा रही है। तो आकिब जावेद का बड़ा इंटरेस्टिंग, उन्होंने कहा कि आप देखिएगा पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है उसमें कुछ महीनों के या कुछ महीनों के बाद मैसिव चेंज नजर आएगा। तो भाई वो मैकेनिज्म आकिब जावेद साहब बता दें कि जिससे पहले तब्दीली नहीं आ सके अब वो तब्दीली ले आएंगे। भट्टी साहब बता दें मसला यही है, क्लैरिटी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जब भी किसी चीज़ की क्लैरिटी मांगी जाए कि हाँ जी क्यों हो रहा है। अब आपने एक आप फैंसी सा नाम दे देते हैं, स्किल डेवलपमेंट कैंप। उस स्किल डेवलपमेंट कैंप में इस तरह के इस वक्त जो मैंने जिन लड़कों का नाम लिया वो एक किसी और डोमेन का है, दूसरा किसी और डोमेन का है, एक किसी और बैकग्राउंड का है, दूसरा किसी और बैकग्राउंड का है, एक का एक्सपीरियंस लेवल डिफरेंट है, दूसरे के मतलब ऐसा लग रहा है कि आपने कॉलेज की क्लास, स्कूल की क्लास और प्राइमरी की क्लास को साथ बिठा दिया है। तो ये क्लैरिटी नहीं आएगी कि एक्चुअली आप प्रेस रिलीज, बिल्कुल आप प्रेस रिलीज निकालते हैं मगर उस प्रेस रिलीज में भी क्लैरिटी नहीं होती कि आप एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं इस वक्त। देखिए इस तरह के कैंप मेरे ख्याल में ये जो हाई परफॉर्मेंस के लोग हैं वो शायद अपनी नौकरी को पक्का करने के लिए कि जी हम भी कोई ना कोई प्लान कर रहे हैं, कुछ लड़कों को बुलाकर उनके साथ काम कर रहे हैं। मुझे याद है गालिबन 84 या 83 की बात है, कराची में एक बड़ा फेमस समर कैंप लगा था। मरहूम खान मोहम्मद साहब जो पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर हैं उन्होंने लगाया था। उस वक्त कराची में इतनी गर्मी मई जून में नहीं होती थी, तो उसी कैंप से फिर वसीम अकरम सामने आए थे। तो वो तो समझ में आता है कि यंग प्लेयर्स की आपने लॉट ले ली। उस कैंप में आमिर मलिक भी थे, सलीम मलिक भी थे, रमीज राजा भी थे और बहुत सारे नौजवान प्लेयर्स थे। लेकिन बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, वो लोग जो पाकिस्तान की तीनों फॉर्मेट्स की क्रिकेट में रेगुलर मेंबर रहे हैं, उनको गर्मी में बुलाकर सिर्फ प्रैक्टिस करवा देने से या तो उन यंगस्टर्स को वो वहां पर अपने जो तजुर्बात हैं वो बता रहे हो फिर तो ठीक है, अदरवाइज समझ नहीं आ रहा कि स्किल्स कैंप में अब बाबर आजम इतनी क्रिकेट खेलने के बाद 10 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान या नसीम शाह, उनकी स्किल्स कहाँ बेहतर होगी? अगर कोई बेहतर कर सकता है तो फिर मेरे ख्याल में माइक हैसन को होना चाहिए था। उसके अलावा चूंकि माइक हैसन ने आगे चल के उनसे काम लेना ना, आज उनकी स्किल डेवलपमेंट कुछ और लोग करवा रहे हैं, फिर उनसे जो काम है वो बाबर आजम से लेंगे माइक हैसन। तो ये चीजें समझ से बालातर है। बिल्कुल आप ठीक कह रही है कि इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी आनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट में कई बार गैर जरूरी तौर पर हम बहुत सारी चीजों को पोशीदा रखने की कोशिश करते हैं, हालांकि उसका अगर बता भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या निजाम है कि जो बंदा इस फिरोजपुर रोड पर एक बार चढ़ जाता है उसके बाद फिर वो हर चीज को खुफिया रखने की कोशिश करता है। साफ छुपता भी नहीं, सामने आता भी नहीं है। भट्टी साहब एक सवाल है कि अभी PSL की परफॉर्मेंसेज हुई हैं, अभी आपने 3 लोगों का जिक्र किया, बाबर आजम, रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी का। बैटिंग में मामलात और हैं, बॉलिंग में और हैं। PSL की परफॉर्मेंस पर अगर आप देखते हैं तो वो इस सीज़न के 10वें की फातेह टीम के कप्तान थे और उनकी ज़ाती कारकर्दगी भी
ज़रा मुख्तलिफ नज़र आई है। तो क्या शाहीन आफरीदी को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि एक साइड पर रखा जाए, सलमान अली आगा की जो टीम है उसमें ये तीनों प्लेयर्स ना आए किसी भी तरीके से? इस किस्म की कोई गैर एलानिया चीज़ें चल रही हैं? देखिए, मैंने एक दिन हाफिज साहब एक स्टोरी की थी, जिसके बाद फिर शाहीन ने भी मुझे फोन किया कि माजिद साहब आप मुझसे पूछ रहे थे, आपने ये बात की, मैंने शाहीन को भी ये बात बताई और आपको भी बात बता रहा हूँ कि मैंने शाहीन को कहा कि शाहीन, मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं की, मैं तो वो बात मैंने लिखी थी अखबार में जो उस मीटिंग में डिस्कस हुई थी। उस मीटिंग में ये मैं जो बांग्लादेश की टीम सेलेक्ट हुई थी उस टीम की बात कर रहा हूँ जो सरीना होटल इस्लामाबाद में वो जिसमें वो 2 क्रिकेटर्स भी शामिल हुए थे जिसका नाम आपने नहीं लिखा। जी हाँ। नहीं, बाद में नाम आ गया, सरफराज अहमद और सिकंदर बख्श ले नाम अब जी जी। तो वो वहां पर बताया गया कि शाहीन के साथ कोई एटीट्यूड का इशू है। मेरा ख्याल शाहीन तो इतना हम्बल, इतना पोलाइट बंदा है, अगर चले आपका बच्चा अगर गलती करता है तो माँ बाप उसको समझाते, घर से नहीं निकाल देते। तो शाहीन के साथ अगर कोई इशू है, हमने दुनिया में बड़े बड़े क्रिकेटर्स देखे, अगर आपको याद ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेटर थे एंड्रयू साइमंड्स, जिनका बहुत ज्यादा डिसिप्लिन का इशू था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज्यादा उनके साथ काउंसलिंग भी की, सेशंस भी किए, फाइनली जब वो नहीं समझा फिर उसको फॉर एवर टीम से बाहर कर दिया। तो मेरा ख्याल शाहीन का तो इतना मसला नहीं है। हाँ, अगर किसी और की वजह से शाहीन को कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, तो फिर बात समझ में आती है। भट्टी साहब, अब जब ये छेड़ ही दी है बात, तो फिर मैं आपसे भी पूछ लेती हूँ कि अक्सर हमने पास्ट में भी देखा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑन जॉब कर लेता है उन लोगों को जो क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज को। क्या सिकंदर बख्श साहब के केस में भी यही हुआ है? नहीं, मेरा ख्याल में सिखू, चूंकि हमारा सवेरा आपने भी बहुत उनके साथ काम किया, मैंने तो खैर बहुत ज्यादा उनके साथ काम किया। वो चूंकि टीवी में बैठकर पांच दफा बहुत सारी प्रपोजल्स पीसीबी को दे रहे होते थे, इसलिए शायद उनको कहा गया कि भाई आप आए और आकर आप इस पीसीबी के सिस्टम में बैठे। लेकिन अभी तक देखिए 2 मीटिंग अटेंड करने के बावजूद उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन पता नहीं चली ना। फिर कुछ लोग सोशल मीडिया पे चीजें लिखी, उसके बाद फिर पीसीबी ने जो प्रेस रिलीज जारी किया कि ये सिलेक्शन कमेटी इंटैक्ट है। मेरा तो उस प्रेस रिलीज पर सवाल है कि मैं ये नहीं कह रहा, चले हमारी खबर गलत थी, हमने गलत खबर दे दी कि अजहर अली और असद शफीक जो थे वो अब सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं है। तो फिर वो 2 मीटिंग। भट्टी साहब, आपकी खबर गलत नहीं थी, उनको खुद भी नहीं पता था ये बात कि टीम का ऐलान उनको खुद नहीं पता था कि हम सिलेक्शन कमेटी में अब हैं कि नहीं है। तो फिर आपने बाहर से 2 बंदे बिठाकर टीमें कैसे सिलेक्ट की? अगर आपने वॉच डॉग के तौर पर इन दोनों को बिठाया तो दुनिया में कोई और मुल्क है जो अपनी सिलेक्शन कमेटी के ऊपर वॉच डॉग बिठा देता है कि भाई आप देखें तो गड़बड़ तो नहीं हो रही। सिलेक्शन कमेटी का मतलब है कि वो मेरिट पर काम कर रहे हैं और मेरिट पर सिलेक्ट कर रहे हैं। हाँ, जो फाइनल अथॉरिटी है वो पीसीबी चेयरमैन के पास एज पर पीसीबी कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर खुदा न खास्ता इन्होंने कोई गलती की थी या कर रहे थे तो फिर चेयरमैन साहब माजी में भी टीमें तब्दील होती हुई हैं, इन टीमों को भी तब्दील कर देते। अच्छा, ये मोहसिन साहब, जिस तरीके से अभी भट्टी साहब ने मुख्तलिफ मामलात का जिक्र किया है सिलेक्शन कमेटी का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आइंदा 2 वर्षों में सिर्फ 13 यानी कि पाकिस्तान टीम ने 13 टेस्ट मैचेस खेलने हैं अगली साइकिल में। पाकिस्तान 9वें नंबर पर है। अभी भी हम जब जा रहे हैं वेस्ट इंडीज़ तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वनडे के बजाय T20 की तरफ चले जाएं। तो ये 13 टेस्ट मैचेस, क्या ये आपको लगता है कि वाकई इस टेस्ट नेशन के साथ एक इंसाफ है? देखिए, टेस्ट क्रिकेट ही एक हुसन है क्रिकेट का, जो बेसिकली आपको टैलेंट भी मिलता है और प्लेयर भी मिलता है, वो टेस्ट क्रिकेट से मिलता है। इस वक्त हम क्या कर रहे हैं कि जो एडवाइज़र हैं शायद वो बताने वाले बताते हैं कि जी इस पे स्पॉन्सर ज़्यादा है या जो भी है, एक फाइनेंशियल गेन के लिए आप क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं। अब आप जितने भी प्लेयर्स तैयार कर रहे हैं वो 4-4 ओवर 6-6 ओवर की अगर आप क्रिकेट पे ले जाएंगे उन प्लेयर्स को, तो आप कैसे कर सकते हैं? कल को
क्रिकेटर तो पैदा ही नहीं है, मतलब ये जो T20 है इसमें तो क्रिकेटर का कोई इम्तिहान नहीं है। वो आता है अपना एक 2-4 ओवर का एक डेमोन्स्ट्रेशन देता है, चला जाता है। अब आपके पास कोई एक बंदा भी बता सकते हैं जो 15 ओवर कर सके या 1.5 दिन बारी ले सके? ऐसा तो प्लेयर ही नहीं हमें मिल रहा। ना ही उसके लिए हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, ना ही उसके लिए हम कैंप्स लगा रहे हैं, ना ही हमारे किसी प्लान में वो चीज़ पूरे में नज़र आ रही है। तो क्रिकेटर तो आपको वहाँ से मिलना है। एक टैलेंट आएगा भी और उसमें अगर स्किल है भी तो हम उसको T20 में डाल के ज़ाया कर देंगे। बिल्कुल। तो वो इतना बड़ा आपने अभी देखा ये जो फाइनल हुआ जी, वो टेस्ट की एक ब्यूटी थी। बिल्कुल। कि कहाँ ऑस्ट्रेलिया, वो कहाँ ब्यूटी थी सर, ब्यूटी तो जयशाह की है। हाँ। जयशाह तो एक वीडियो में छोटी सी में 11-11-12 पूरी टीम के जितने खिलाड़ी हैं ना उतने उनके शॉट्स हैं। ब्यूटी तो जयशाह की। नहीं, कैप्टन के सिर्फ 5 शॉट है, जयशाह के 11 शॉट। जयकार है जी उसकी, जयशाह की। तो आप ये देखें कि किस तरह वो, और फिर वो पहले साउथ अफ्रीका जब वो नीचे आया, फिर वो अपने आप को पुल अप किया उसने, कैसे उनकी कौम, कैसे उसका प्लेयर उसके साथ इमोशनली अटैच हुआ है, सेशन टू सेशन उसकी तब्दीली है। ये ब्यूटी है क्रिकेट की, जिससे हम दूर होते जा रहे हैं। हम ना एक वो जो होता है ना फास्ट फूड के चक्कर में जिस तरह होती है ना कि बस अब खाएं पिए निकल जाएं, तो जो एक्चुअल क्रिकेट है उससे हम दूर होते जा रहे हैं। ये ज्यादती है। भट्टी साहब, ये जो जयशाह की वीडियो वाला मामला है जिसका अभी ये वैसे जो ICC ने शेयर भी किया, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गैर ज़रूरी तौर पर ICC के चेयरमैन को नुमाया किया जा रहा है? मेरा ख्याल में जयशाह खुद भी लग रहा है उस वीडियो से, वो पब्लिसिटी के शौकीन है। अच्छा। क्योंकि इस तरह की जो वीडियोस है जो वर्ल्ड वाइड जाहिर किसी का जो ट्विटर हैंडल है या इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप देखें उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, तो वो जयशाह की मर्जी के बगैर तो ये चीजें सोशल मीडिया पे नहीं आई होंगी। तो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे आने का मकसद है कि जयशाह अपने आप को कहीं ना कहीं खबरों में और तस्वीरों में और वीडियोस में देखना चाहते हैं। अब देखें उस दिन वो लॉर्ड्स में थे और कुछ घंटे बाद वो कैलिफोर्निया पहुंच के ऑकलैंड, जहां पर मेजर क्रिकेट लीग के मैचेस चल रहे हैं, तो जयशाह घूम फिर भी रहे हैं और मौज मस्तियां भी कर रहे हैं और इस दौरान उनकी तशहीर भी दबा के हो रही है। लेकिन एक बात हाफिज साहब आप याद रखिएगा कि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में चैलेंजेस तो हैं, लेकिन जयशाह जैसे लोग जो बीजेपी का बयानिया लेके चल रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी अब आप आगे देखिएगा कि एशिया कप आ रहा है, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, चैलेंजेस ज्यादा हैं। मेरा ख्याल में हमें बहुत मोहतात होकर अपने कार्ड्स खेलने की जरूरत है। जयशाह जिस तरह पेनिट्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, जिस तरह अपने आप को एक्सपोजर दे रहे हैं, वो जाहिर जिस तरह उन्होंने ट्वीट भी किया था जंग के दिनों में, तो पाकिस्तान के लिए वो कोशिश करेंगे कि मुश्किलात पैदा करें। लिहाजा मोहसिन नकवी साहब हमारी तो बेस्ट विशेज है कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, लेकिन इंटरनेशनल जो उनका स्टांस रहा है जिसमें पाकिस्तान को कामयाबी भी मिली, हमने भी भारत जाने से इनकार किया, लेकिन हमारा दुश्मन आपको पता है कि मक्कार भी है और चालाक भी है। पाकिस्तान क्रिकेट को वो मजीद नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। भट्टी साहब, ऑल एंड ऑल मुझे लगता है अपना जब तक हम हाउस एंड ऑर्डर रखेंगे शायद हमें आसानियां होंगी और हमारे ऊपर ज़्यादा ये इंटरनल अटैक्स ना हो तो एक्सटर्नल अटैक को हम हैंडल कर सकेंगे। बट टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, शुरू के जब 2 दिन में 14-14 विकेटें गिर गई तो मैं तो ये सोच रही थी कि अगर ये कोई हमारे रीजन में हो रहा होता तो लोग आवाज़ें उठाना शुरू कर देते कि 14-14 विकेटें गिरी जा रही हैं। बट व्हाट अ ब्रिलियंट फाइनल इट वाज एट द एंड ऑफ द डे। कुछ अगर आप कहना चाहें उस बारे में तो। देखिए बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त मैच हुआ। मेरा ख्याल में एक तो बबूमा की जो कप्तानी है, उनकी जो वो जो साथ है, उसकी इनिंग्स है, उसको हम क्रेडिट देंगे। फिर माकरम ने किस तरह जाकर मैच को पलटा है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो देखें बहुत ज्यादा एरोगेंट है ऑस्ट्रेलियंस, वो अपने आप को दो क्रिकेट की दुनिया में 2 ही मुल्क ऐसे हैं, या इंडिया है वो अपने पैसे के बलबूते पर बहुत नखरे करता है, या फिर ऑस्ट्रेलिया, उनकी एरोगेंस भी बहुत ज्यादा है। लेकिन देखें क्या जबरदस्त साउथ अफ्रीका ने क्रिकेट खेली के लॉर्ड्स में जाकर उनका गुरूर खाक में मिला दिया और 5 विकेट से वो फाइनल मैच जीता। मेरे ख्याल में बहुत अरसे बाद बहुत
अच्छा एक फाइनल लोगों को देखने को मिला। लोग कहते थे कि ये चौकर्स हैं, चौक कर जाते हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया। मेरे ख्याल में काफी अर्से तक फाइनल भी याद रहेगा कि ये जय शाह की जो वीडियो आई है ये भी काफी अर्से तक डिस्कस होती रहेगी। बट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की अब जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के फाइनल नहीं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो फिक्सचर्स हैं 2025 से 2027 के, फिर से एक दफा अगर पाकिस्तान की तरफ देखा जाए, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के साथ अपने घर में खेलना है और इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश के खिलाफ उनके घर जाके खेलना है। फिर से कहीं थोड़ी सी आसानी है। हम क्या कैन वी फैंसी कि हमने 13 ही तो टेस्ट मैचेस खेलने हैं, क्या पता हम फिर उम्मीद लगा लें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की। देखिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई टेस्ट मैच नहीं है भट्टी साहब। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई टेस्ट मैच नहीं है, जिम्बाब्वे के साथ, अफगानिस्तान के साथ, आयरलैंड के साथ। इंडिया तो हमारे साथ 2007 से नहीं खेल रहा। लेकिन मेरे ख्याल में पिछले जो 6 साल का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल था जिसमें पाकिस्तान फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सका, मेरे ख्याल में आसिफ साहब ये 13 मैचेस जो है ना, ये पाकिस्तान के लिए निस्बतन बेहतर साइकिल है। पाकिस्तान अगर अच्छी क्रिकेट खेले और अच्छी प्लानिंग करे, कोई अच्छा कोच ले आए, अगर शान मसूद को कप्तान बरकरार रखना है तो शान मसूद को भी कॉन्फिडेंस दे। मेरा ख्याल इन 13 मैचेस में मुझे जो सबसे मुश्किल एक टूर लग रहा है वो इंग्लैंड का 3 टेस्ट मैचों का अगले साल जो बिल्कुल जुलाई अगस्त की सीरीज है, इंग्लैंड में उसके अलावा पाकिस्तान बाकी टीमों को पकड़ सकता है। मोहसिन साहब, आपकी क्या राय है, जिस तरह की वाकईतन पाकिस्तान के पास एक मौका है कि अच्छे मैचेस खेलें, मौका इस मरतबा भी था, होम सीरीज़ हम जो हारे हैं था मौका इस मरतबा भी, लेकिन आने वाले दिनों में मौके से कैसे फ़ायदा उठाना है? क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा वरीड इसलिए हूँ कि हमारे पास तो टेस्ट टीम ही नहीं है, कोच नहीं है, टीम ना कोच है, ना टीम है, ना हमारी कोई तैयारी है, ना ही हमें कोई आगे नज़र आ रही है। तो हमारे पास इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो टीम में आ रही हैं दो, वो हम अपने स्पिन में या जो भी हम अपने कंडीशंस में उनको हरा सकते हैं। इंग्लैंड वाली मुश्किल है, वो वहाँ जाके खेलनी है। बाकी श्रीलंका थोड़ा सा हमें, क्योंकि कंडीशन सेम है तो वो हमें तंग कर सकता है। बाकी चांस तो ज़रूर है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि खेलेगा कौन, कि मतलब जो हमारे टेस्ट क्रिकेटर हैं उनको भी हम कह रहे हैं कि आप आके T20 में खेलें और अपनी स्किल को आप चेंज करें और इस तरह करें। स्किल डेवलपमेंट कैंप पे उनको लेकर जा रहे हैं। और जो हमारे प्लेयर हैं, मतलब मैं अभी थोड़े वो सुन रहा था अब्बास का इंटरव्यू, वो जो अपने ख्यालात का, तो वो बेचारे फारिग बैठे हैं जो टेस्ट क्रिकेटर हैं, ना उनके पास कोई प्लान है, ना उसके पास कोई गेम है, ना उनको किसी प्रोग्राम है, तो खेलेगा कौन? मतलब वो तो हमारे पास तो टेस्ट टीम ही नहीं है, हमारा कप्तान ही नहीं है, हमारा कप्तान ही नहीं है, हमारा कोच ही नहीं है। और हम ये तो सोच रहे हैं कि हमारे पास एक चांस है, लेकिन उस चांस के पीछे हमारी तैयारी क्या है? कोई कोच होगा, कोई उसकी तैयारी कराएगा, कोई हमारे पास कोई प्लान होगा। ये हम स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं T20 की, तो वो उसकी किसने करनी है? वो T20 वर्ल्ड कप पे मुझे लगता है कि ज़्यादा फोकस किया हुआ है अभी हमने, और हम भूल गए कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 20-20 ओवर का फिर टेस्ट भी खेलें। भट्टी साहब, ये जो इस्लामाबाद के पुरफ़िज़ा मुकाम में ईद से कबल एक मीटिंग हुई थी, कहीं उस पर उसमें ये भी ज़ेर बहस आया कि एक ही कप्तान होना चाहिए तीनों फॉर्मेट का? नहीं हाफिज साहब, मेरे ख्याल में ये कबल वक्त है, लेकिन आगे चलकर चूंकि अभी 4.5 महीने बाद पाकिस्तान का टेस्ट मैच है, लेकिन इस चीज को आप रूल आउट नहीं कर सकते कि सलमान अली आगा टेस्ट मैच फॉर्मेट के भी कप्तान बन जाएंगे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर जो इनके प्लेयर्स के मैनेजर्स हैं इनके साथ मिलकर एक स्मार्ट मूव करता, तो बाबर आजम और रिजवान का अगर इंग्लिश काउंटी क्रिकेट चैंपियनशिप का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता, वहां जाके अगर वो 4 डे क्रिकेट खेलते, तो अगले साल जो पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज थी उसमें भी पाकिस्तान को फायदा मिलना था। और हमारे ये जो 2 बड़े प्लेयर्स हैं, ये अगर इंग्लैंड में 4 डे क्रिकेट खेलते, मेरा ख्याल वहां पर आप देखें बड़े बड़े प्लेयर्स जाकर बहुत ज्यादा उनकी जो सलाहियतें और निखर कर सामने आती है। तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि बाबर आजम और रिजवान को काउंटी चैंपियनशिप का एक पूरा सीजन मिलना चाहिए। जब वो वहां 4 डे क्रिकेट खेलेंगे तो आप देखेंगे वो एक और क्लास के प्लेयर बनकर सामने आएंगे। लेकिन आपका जो सवाल है, अभी मुश्किल नजर आ रहा है टेस्ट मैच का कप्तान सलमान अली आगा का, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में आप किसी चीज को रूल आउट कर नहीं सकते। जिस तरह की हवा चली हुई है उसमें तो आगे चल के ये हो सकता है, लेकिन 4.5 महीने में हो सकता है।
हवा का रुख कहीं और चल पड़े। भट्टी साहब, बट जहां आपने रिजवान और बाबर के काउंटी खेलने की बात की, सोर्सेज तो ये क्लेम करती हैं कि दे डिड नॉट इवन ऑप्ट फॉर दैट, वो इस वजह से क्योंकि वो पाकिस्तान में रहकर अपनी क्रिकेट पे फोकस करना चाहते थे। वो भट्टी साहब इसमें इजाफा कर लेते हैं, वो मुनीर न्याजी मरहूम का शेर है ना, मुनीर इस मुल्क पे आसेब का साया है या क्या है, तो वो कुछ सुना गया है, साया ने कहा है कि शायद वो नहीं खेलना चाहते। हाफिज साहब, मेरे ख्याल में ये भी मुनीर न्याजी का ही शेर था कि कुछ तो जब लास्ट ईयर इंग्लैंड की सीरीज से बाबर आजम और रिजवान ड्रॉप हुए थे, शायद रिजवान ड्रॉप नहीं हुए थे, बाबर आजम ड्रॉप हुए थे, तो उस वक्त कायद-ए-आज़म ट्रॉफी चल रही थी और बाबर आजम ने और शाहीन ने फोटे क्रिकेट पाकिस्तान में खेलने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स को देते हैं तो फिर तो आप उनको मजबूर कर सकते हैं। लेकिन ये भी देखना है हाफिज साहब, ये मुझे एक मतलब गैर मुसद्दिक़ा ज़राए से ये इत्तला मिल रही है प्लेयर्स के एजेंट्स की तरफ से कि शायद इस बार कुछ प्लेयर्स सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट ही ना करें। आप देखें दूसरे मुल्कों में भी ये हो रहा है जी। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो अनाउंसमेंट है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बट भट्टी साहब, फिर मेरे जहन में ये बात आती है, क्योंकि वो जो आप जिन एजेंट्स की बात कर रहे हैं उन्होंने थोड़ी सी फ्लोट भी की है सोशल मीडिया पे बात कि पाकिस्तान के प्लेयर्स भी सोच रहे हैं कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेंगे। द काइंड ऑफ वैल्यू T20 प्लेयर्स की जो लीग्स में दुनिया भर में वैल्यू है, क्या हमारे प्लेयर्स उस तरह की वैल्यू रखते हैं? देखिए, बाबर आजम, रिजवान और शाहीन तो रखते हैं। अभी आप देखें 29 साल की उम्र में निकोलस पोरन ने जिस तरह रिटायरमेंट अनाउंस की, फिर ऑस्ट्रेलिया के भी एक दो बड़े प्लेयर्स जो थे वो इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ गए। स्टोइनिस भी छोड़ गए, साउथ अफ्रीका के भी प्लेयर्स स्टोइनिस भी छोड़ गए, ये क्लेसन ने भी अभी रिटायरमेंट ली है। जी हाँ, हेनरिक क्लेसन बहुत बड़ा एक और एग्जांपल। तो आप रूल आउट नहीं कर सकते कि हमारे प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट जब वो यहाँ से दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दें। पैसा तो अब देखें ना, बिग बैश के 6-7 हफ्तों में बाबर आजम को अगर 11-12 करोड़ मिल रहा है तो पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो शायद इतना ही पैसा मिलता है। अगर वो 3-4 लीग्स खेल गए, ये जिस तरह IL T20 होती है या और एक दो दुनिया की बड़ी लीग्स हैं या 100 जाके खेल रहे इंग्लैंड में, तो फिर तो उनको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, इस वक्त एक बात तो है कि प्लेयर्स वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, कोई बहुत ज्यादा जो प्लेयर्स इस वक्त टीम से बाहर हैं उनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कोई अच्छा रिलेशन है नहीं। कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ प्लेयर्स को समझाने की भी कोशिश की है, कुछ को नहीं भी अभी तक समझाया। लेकिन प्लेयर्स वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मेरे ख्याल में आगे चलकर ये बातें और अनफोल्ड होंगी कि मामला जो हैं वो काफी गंभीर है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसा ना हो कि निकोलस पोरन और हेनरिक क्लेसन जैसे मामला हमारे मुल्क में भी नजर आए, हमारे क्रिकेटर्स भी इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़कर फिर इंटरनेशनल लीग्स की तरफ चले जाए। ये मुश्किल होगा, हो सकता है एक लम्हा फ़िक्रिया है, सोचने की बात है। मोहसिन साहब, आपके ख्याल में कि अपने प्लेयर्स को अगर वैसे ही आपके पास खिलाड़ियों की तादाद कम है, तैयार हुए खिलाड़ियों की, तो फिर आपको उनका करियर बचाने के लिए या उसको तूल देने के लिए कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है? जी, यकीनन करने की ज़रूरत है। ये तो देखें, ये तो पहले भी हो रहा है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो टैलेंटेड होते हैं और वो अपना इस पोजीशन में होते हैं कि पाकिस्तान से खेल सकें। जब उन्हें नहीं खिलाया जाता है तो वो दूसरी लीग्स में भी जा रहे हैं और फिर दूसरे मुल्कों से भी खेल रहे हैं। बिल्कुल, समी असलम एक मिसाल थी, जैसे यूएस तो वो ये तो बहुत अरसे से हो रहा है जी। और इस ड्रेन को हमें रोकने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ हमारा टैलेंट जो है ड्रेन आउट होगा फ्रॉम पाकिस्तान और अपीयर होगा कहीं और से। तो जिस तरह बहुत सारी चीज़ों का हमारा कोई प्लान नहीं है ना जी। एक सवाल जब प्रोग्राम हम शुरू कर रहे थे तो एक हो रहा था कि ये क्लैरिटी क्यों नहीं है। हाँ। अच्छा, क्लैरिटी है, वो हम समझ रहे हैं नहीं है। हाँ। लेकिन ना, एक बंदे को आप विदाउट एजेंडा ले आते हैं, ठीक है, उसका काम ही कोई नहीं है। हाँ। भी एक NCA है तो उसमें है, तो उसमें कोई तो एक्टिविटी करनी है। उस एक्टिविटी को करने के लिए अब वो क्या बताएं आपको कि क्या कर रहे हैं। देखिए, किसी भी जगह पे जब आप आउट ऑफ टर्न किसी बंदे को ला के बिठा देते हैं तो उसके पास एजेंडा तो होता कोई नहीं है, तो बताएगा क्या? तो उसके पास बताने का कुछ नहीं है। हम पूछ ज़रूर रहे होते हैं कि भाई ये एक्टिविटी जो भी आप कर रहे हैं या जो भी आप मॉडल चला रहे हैं
उस पर हम सवाल जब उठाते हैं तो उनके पास जवाब होता नहीं है, क्योंकि थॉट प्रोसेस क्या है ना, क्या कुछ सोच के किया ही नहीं होता तो बताएंगे कैसे जी। तो वो तो पहले ही कुछ, वो सिर्फ अकोमोडेशन होती है, कुछ सिस्टम को, कुछ लोगों को अकोमोडेट करना है, उस अकोमोडेशन में वो एक एक्टिविटी क्रिएट होती है और क्रिएट होने के बाद उसकी को क्लैरिटी कथा कलामी की बात। मैं अभी आपने समी असलम का जिक्र किया, मैं आपको समी असलम का टीम से ड्रॉप होने की वजह बता दूं कि पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड के टूर पे थी, उन्होंने मिकी आर्थर की हिदायत को नजरअंदाज करके बिरयानी का ऑर्डर दे दिया अपने कमरे में। तो जब मिकी आर्थर ने उनसे पूछा कि भाई ये चीजें मोरगन गजाएं जो हैं ये तो मना है, आप क्यों खा रहे? तो उन्होंने कहा नहीं मैंने तो नहीं मंगवाई। तो उन्होंने रूम सर्विस से वो बिल मंगवा लिया। तो मिकी आर्थर को इस नाराजगी इस मामूली बात पर हुई कि उन्होंने बिरयानी का ऑर्डर कर दिया और टीम मैनेजमेंट की हिदायत को नजरअंदाज कर दिया। अगर मेरे ख्याल में इस तरह की छोटी छोटी बातों पर हम अपने क्रिकेटर्स को जाया कर देंगे तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी लम्हा फिक्रिया है। मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब को माजी की थोड़ी सी जो चीजें हैं वो सामने रखकर इन चीजों को गौर करना पड़ेगा कि ये कहीं आगे चल के ना हो जाए। हमारे पास देखें ना, हमारे पास टैलेंट मौजूद है, उसको हमने चैनलाइज करना है। कुछ लोग टेस्ट के लिए हैं, कुछ लोग वनडे के लिए हैं, कुछ लोग T20 के लिए हैं। आप उन तमाम टैलेंट को एंगेज करें। ये प्लान होना चाहिए कि आप एक मैनेजमेंट के थ्रू उनको पूरे को चैनलाइज करके तमाम प्लेयर्स को पता हो कि मैंने फ़लाँ सीरीज़ खेलनी है, मैं फ़लाँ के लिए तैयारी कर रहा हूँ। एक टेस्ट अब्बास का भी आपने जिक्र किया, साउथ अफ्रीका में जो टेस्ट मैच में उन्होंने बॉलिंग की और वो उन्होंने खुल के कहा कि जी आप कह रहे हैं कि मैं बाहर सिर्फ वो परफॉर्म करता हूँ, पाकिस्तान में नहीं करता। तो मेरे आप कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के आप वो मेरे 700-800 आउट जो उन्होंने कर दी। तो बात ये है कि जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप टैलेंट को एंगेज करें ना। एक टैलेंट हमारे पास मौजूद है, उसको आप कहें कि भाई आप टेस्ट खेल सकते हो, तो फलां सीरीज़ के लिए आप को हम ट्रेन कर रहे हैं, फलां के लिए आप तैयारी करें। वनडे वाला बेशक वो थोड़े हों या ज़्यादा हों, अव्वल तो पहले तो ज़्यादा होने चाहिए, उसको हमें प्लान करना चाहिए। अगर हमारे पास नहीं है तो हमें उसको ऐड करना चाहिए। हम मतलब वनडेज़ को भी T20 में शिफ्ट कर रहे हैं। हम वनडेज़ को भी T20 में शिफ्ट कर रहे हैं। भट्टी साहब, आपकी इस मामले में क्या राय है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर जो हैं नेशनल क्रिकेट अकेडमी के आकिब जावेद साहब, उन्होंने कहा कि मुल्क में क्लब क्रिकेट तकरीबन ख़त्म हो गई है। मुल्क में 16 रीजन्स हैं। अगर बोर्ड का निज़ाम देखते हैं तो बोर्ड उन्हीं रीजन्स के ऊपर खड़ा है और वो रीजन्स क्लब के ऊपर बनते हैं। 16 रीजन्स में से कहीं से आवाज़ नहीं आई कि क्रिकेट है या नहीं है। आप क्या समझते हैं इस बारे? नहीं, और क्लब क्रिकेट ख़त्म हो गई है या ख़त्म करवा दी गई है? देखिए हाफिज साहब, ये तो हकीकत है। मैं चूंकि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में रहता हूँ, यहाँ जो हमारे कराची के मशहूर ग्राउंड से या तो वो कमर्शियल बेसिस पे चल रहे हैं, उन ऑर्गेनाइजर्स को वो ग्राउंड मिल जाते हैं जो भारी किराया अदा करके उस पर टूर्नामेंट्स करवाते हैं, या फिर वहाँ प्लाजा बन गए। तो क्लब क्रिकेट तो अब वैसी रही नहीं जो माजी में हमें क्लब क्रिकेट नजर आती थी। तो मतलब ये तो सवाल है, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही करेगा तो बाकी मुल्क में इतने बड़े बड़े इदारे हैं, ये जो फ्रेंचाइजीज है हमारे PSL की, ये जिस तरह 2-2.5 महीने एक्टिव होती हैं, तो इस तरह दूसरे लोगों को भी आगे आना चाहिए। कुछ तो क्रिकेट बोर्ड का हाथ बताए ना। अब न्याज स्टेडियम हैदराबाद, अभी जो सिंध का बजट अनाउंस हुआ है उसमें न्याज स्टेडियम हैदराबाद के लिए फ्लड लाइट्स अनाउंस हुई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद, जहां पर एक रेगुलर टेस्ट सेंटर था न्याज स्टेडियम हैदराबाद, 3-4 बार वहां क्रिकेट बोर्ड ने रेनोवेशन करवाई। फिर क्या हुआ, वो ग्राउंड अचानक चंद सालों में खंडर बन जाता है, फिर हम देखते हैं कि वो ग्राउंड दोबारा आबाद हो जाता है। तो मतलब सारी जिम्मेदारी हम क्रिकेट बोर्ड को नहीं दे सकते। जो हमारे क्रिकेट के ऑर्गेनाइजर्स हैं, बड़े बड़े जो नाम हैं, उनको भी अपनी अदाओं पर गौर करना पड़ेगा कि भाई कुछ तो इस क्रिकेट को बचाने के लिए वो लोग भी आगे आए ना। माजी में मैं कराची की बात करूं, यहाँ पर 2-3 ऐसे ऑर्गेनाइजर थे, उसमें एक अच्छे भाई मरूम थे, एक बासित अली के भाई थे वाजिद भाई, और 2-3 ऑर्गेनाइजर थे जिनके पास खुद खाने के पैसे नहीं होते थे। वो बच्चों को किटें लेके दे रहे हैं, उनको बल्ले लेके दे रहे हैं, उनको अपने जूते लेके दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो ऑर्गेनाइजर भी अब पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं है। तो जिस तरह
प्रोफेशनलिज्म हमें क्रिकेट में नजर आ रही है, तो वो जो ऑर्गेनाइजर्स यकीनी तौर पर लाहौर में भी आगा सादत टाइप के लोग जो बड़े बड़े नाम थे, मेरे ख्याल में वो ऑर्गेनाइजर्स अब पाकिस्तान क्रिकेट में हमें कम कम नजर आते हैं। बट भट्टी साहब, हैंड इन हैंड चलती है ना ये सारी चीज़ें। आप रिस्पेक्ट देते हैं तो लोग उसी तरह अपने पूरे दिल से काम करते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस तरह इन पैशनेट लोगों को रिस्पेक्ट नहीं दे सका, जिसकी वजह से वो बड़े डिजेक्टेड फील करते हैं। हम बहुत रेगुलरिटी में क्लब क्रिकेट पे बात करते हैं एंड बहुत सारे लोग जिनसे बात होती है वो यही कहते हैं कि दे फील डिजेक्टेड द वे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ट्रीट्स देम। तो मेरा ख्याल से उस पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी नजरसानी करनी चाहिए। बट थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। यहाँ पे जोर का जोड़ का ख़त्म हो गया है। इसी के साथ सवेरा पाशा को और हाफिज़ इमरान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।